हेलो दोस्तों, आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको C++ प्रोग्रामिंग स्टार्टिंग से लेके एंड तक बिल्कुल अच्छे से पढ़ाऊंगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि दोस्तों एक ही वीडियो में हम लोग सारी C++ एकदम अच्छे से कवर करने वाले हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अच्छे से देखने के बाद आप लोग C++ प्रोग्रामिंग एकदम मक्खन की तरह लिख पाओगे। C++ प्रोग्राम बड़ी आसानी से लिख पाओगे। दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, बात करते हैं C++ की। तो C++ ये एक जनरल पर्पस स्टैटिकली टाइप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कि 1979 में जॉन स्टोरस्ट्रप इन्होंने बनाया है। दोस्तों, इसे ऑफिशियली 1985 में लॉन्च किया गया एज अ सुपरसेट ऑफ C। अब देखो दोस्तों, C का सुपरसेट C++ को लॉन्च क्यों किया गया। अब देखो, C लैंग्वेज उस टाइम पे बहुत ही पॉपुलर लैंग्वेज थी, लेकिन दोस्तों उसमें कुछ कमियां थी। कमियां क्या थी? तो दोस्तों C लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं थी। दोस्तों, C का सुपरसेट एज अ C++ को लॉन्च किया गया जिसमें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ऐड की गई। दोस्तों, इसलिए C++ ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो दोस्तों, C++ ये एक C का इम्प्रूव वर्जन है, इसलिए दोस्तों C++ ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब दोस्तों, बात करना चाहूँगा C++ की। दोस्तों, C++ ये कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, गेम डेवलपमेंट बहुत सारी जगह पे बहुत ही वाइडली यूज होती है। दोस्तों, C++ ये एक फास्टेस्ट लैंग्वेज है। दोस्तों, इसे बहुत सारी जगह पे यूज किया जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो टेक्स्ट एडिटर का यूज करने वाले हैं वो है विजुअल स्टूडियो कोड। अगर आपको विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में पता नहीं है तो दोस्तों मैंने विंडोज और लिनक्स दोनों में VS कोड को किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से कस्टमाइज करना है, इनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। उसकी लिंक मैं ऊपर आई बटन में दे दूंगा। तो अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज आप लोग वो चेकआउट कर लेना, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मेरा मेन मोटिव है आपको C++ पढ़ाना, इसलिए मैं सिर्फ उस पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग वो वीडियो देख के फिर से ये वाला वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात कर ली हमने कि हम लोग VS कोड यूज करने वाले हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि हम लोग VS कोड में किस तरह से हम लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं। अब देखो दोस्तों, VS कोड को इंस्टॉल करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो ओपन हो रही होगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक फोल्डर ओपन कर लेना है। मैंने देखो यहाँ पे एक C++ in one वीडियो नाम से एक फोल्डर ओपन किया है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे क्लिक करने पे आप लोग न्यू फाइल बना सकते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे लिख के आ रहा है। दोस्तों, सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और जो भी आपको फाइल का नाम देना है वो आप लोग दे सकते हैं। दोस्तों, मैं सिंपली फाइल का नाम रखता हूँ cpp.cpp। ठीक है, अब मैंने .cpp क्यों लिखा? ठीक है, फाइल का नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको जो एंड में एक्सटेंशन देना है वो .cpp लिखना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, जब भी हम लोग C प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं तब हम लोग एक्सटेंशन क्या देते हैं? .c देते हैं। अब सिंस दोस्तों हम लोग C++ प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, इसलिए हमें एक्सटेंशन .cpp लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब दोस्तों हमने देख लिया कि हम लोग फाइल कैसे बनाते हैं। अब दोस्तों, जो C++ का जो बेसिक कोड होता है, जो हर एक प्रोग्राम में यूज होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ और मैं आपको विद इन 1 मिनट वो एक्सप्लेन कर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, तो हमें हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है। दोस्तों, जब हम लोग C पढ़ रहे थे तो हम लोग #include stdio.h जो कि एक स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल है वो हम लोग इंक्लूड करते थे। अब दोस्तों, जब हम लोग C++ यूज करते हैं तो हमें iostream ये इंक्लूड करनी पड़ती है। यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है यूजिंग namespace std। अब दोस्तों, ये मैं क्यों लिख रहा हूँ ये मैं आपको अभी समझा देता हूँ। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से लिखना होता है int main। अब दोस्तों आप लोग बोलोगे कि भाई ये int main क्या है? दोस्तों, किसी भी C++ प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई एक C++ प्रोग्राम है उसमें कौन सा फंक्शन है जो जरूरी है, दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए मेन फंक्शन। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मेन फंक्शन के बिना कोई भी फंक्शन चलता नहीं है, क्योंकि दोस्तों
मेन फंक्शन के बिना हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट ही नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन जो है वो मेन फंक्शन से ही स्टार्ट होता है। तो दोस्तों हर एक C++ प्रोग्राम में हमें मेन फंक्शन चाहिए ही चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सबसे पहला वाला जो प्रोग्राम होता है मैं वो यहाँ पे लिख देता हूँ। दोस्तों हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग हेलो वर्ल्ड से ही स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना होता है, रिटर्न 0 लिखना होता है। अब दोस्तों ये रिटर्न 0 स्टेटमेंट मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि दोस्तों हमारे कंपाइलर को पता चलना चाहिए कि हमारा जो कोड है वो हमारा सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है, विदाउट एनी एरर्स एग्जीक्यूट हुआ है। अब दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे रन वाले बटन पे, यहाँ पे देखो रन कोड नाम से हमें एक बटन मिल रहा है, उस पे मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो जाएगा। और देखो यहाँ पे हमारा आउटपुट भी आ रहा है हेलो वर्ल्ड। अब दोस्तों बात करना चाहूंगा सी आउट के बारे में। अब दोस्तों सी आउट जिस तरह से हम लोग सी लैंग्वेज में प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं, किस लिए यूज करते हैं, तो दोस्तों हमें कंसोल पे जो भी आउटपुट चाहिए वो अगर हमें प्रिंट करना है तो दोस्तों हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं सी लैंग्वेज में। अब दोस्तों वैसे ही C++ प्रोग्रामिंग में हमें सी आउट यूज करना पड़ता है जो भी हमें कंसोल पे प्रिंट करना है। अब दोस्तों आप लोग बोलोगे कि भाई इसमें मैंने अगर कुछ भी लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ, ठीक है, अब ये एग्जीक्यूट करूंगा तो होगा क्या, तो दोस्तों बिल्कुल होगा। इसे रन करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, देखो कुछ भी प्रिंट हुआ। दोस्तों जो भी आप लोग ये डबल कोटेशन के अंदर लिखोगे वो सिंपली प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग सी आउट किस लिए यूज करते हैं, तो हम लोग सी आउट यूज करते हैं जो भी हमें आउटपुट स्क्रीन पे हमें प्रिंट करना है उसके लिए। अब दोस्तों मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बताऊंगा कि मैंने ये यूजिंग नेमस्पेस std मैंने क्यों लिखा है। अब दोस्तों थोड़ी देर के लिए मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, कमेंट क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो दोस्तों अगर मैं इसे अभी रन करूंगा तो दोस्तों मुझे मिलेगा एरर, ठीक है। एरर क्या है, देखो सी आउट डिक्लेयर नहीं है, हमें देखो यहाँ पे ऐसे डिक्लेयर करने के लिए बोल रहा है, std : सी आउट लिखने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग ऐसे इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों जैसे ही मैं इसे ऐसे लिखूंगा तो हमारा प्रोग्राम चल जाएगा। लेकिन दोस्तों मुझे std बार बार नहीं लिखना, ठीक है, ये जो std और डबल कोलन है ये मुझे बार बार नहीं लिखना, इसलिए मैं सिंपली यूजिंग नेमस्पेस std ये लिख देता हूँ, जिसकी वजह से हमें हमारा नेमस्पेस बार बार डिक्लेयर नहीं करना पड़ता। अब दोस्तों इसे मैं वापस से रन करके दिखा देता हूँ कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा है। दोस्तों ये हो गया हमारा फर्स्ट एवर C++ प्रोग्राम। दोस्तों ये जो है ये है हमारा C++ का बेसिक स्केलेटन जो हमारे हर एक प्रोग्राम में हमें लगने ही वाला है। अब दोस्तों हमने देख लिया हमारा बेसिक प्रोग्राम। दोस्तों मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कमेंट क्या होती है। दोस्तों जो भी कोड मैं यहाँ पे करने वाला हूँ वो कोड आपको सिंपली मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो अच्छे से देख लेना, क्योंकि कोड तो वैसे भी आपको मिलने वाला है। एक बार वीडियो अच्छे से देख लो और बाद में आप लोग खुद से इसे ट्राई कर सकते हो। अब दोस्तों मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है, ये 2 स्लैश लगाए, ठीक है, ये 2 फॉरवर्ड स्लैश लगाए। दोस्तों इससे क्या होगा, तो मैं अगर इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो दोस्तों वो लाइन देखो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुई। दोस्तों कमेंट क्या होती है, तो दोस्तों किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कमेंट क्या होती है, तो दोस्तों अगर हमें कुछ लाइन एग्जीक्यूट नहीं करनी तो दोस्तों उसके सामने हमें कमेंट लगानी पड़ती है। अब दोस्तों C++ प्रोग्रामिंग में हम लोग डबल फॉरवर्ड स्लैश या फिर हम लोग इस तरह से भी कमेंट लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने जो ऊपर लिखी है वो सिंगल लाइन कमेंट है, और दोस्तों यहाँ पे मैं जो लिख रहा हूँ ये एक मल्टीलाइन कमेंट है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये एक मल्टीलाइन कमेंट है, ठीक है। मल्टीलाइन कमेंट हमें इस प्रकार से लिखनी पड़ती है, हमें फॉरवर्ड स्लैश लिखना होता है, एक स्टार लिखना होता है, जो भी आपको कंटेंट बीच में लिखना है आप लोग उसके बीच में लिख सकते हो, और फिर उसे यहाँ पे बंद भी करना पड़ता है। तो दोस्तों ये एक मल्टीलाइन कमेंट है। और ऊपर जो मैंने की है, ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसे रेप्लिकेट करता हूँ। दोस्तों ये जो मैंने लिखी है ये क्या है, ये एक सिंगल लाइन कमेंट है, ठीक है। अब दोस्तों मैं बात करना चाहता हूँ कि हम लोग कमेंट का यूज किस लिए करते हैं। अब दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, दिस इज सिंपल लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो दोस्तों अब देखो मैंने ऊपर एक कमेंट किया है जिसमें मैंने हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब दोस्तों जैसे ही मैं ये प्रोग्राम को रन करूंगा तो दोस्तों मुझे आउटपुट देखो क्या मिल रहा है, दिस इज सिंपल लाइन ऑफ कोड। दोस्तों सिंपली मैंने जो ये ऊपर हेलो वर्ल्ड लिखा है ये हमारे कंपाइलर ने इग्नोर कर लिया।
अब ये दोस्तों इग्नोर क्यों कर लिया, क्योंकि दोस्तों हमने वहां पे क्या किया है, कमेंट लगाई है, इसलिए इग्नोर कर लिया। तो दोस्तों आपके प्रोग्राम में आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन देनी हो, ठीक है, मान लेते हैं आपने ये प्रोग्राम आज लिखा है, आपको इसे 5-6 महीने बाद देखना है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये लाइन आपने किस लिए लिखी थी। दोस्तों आप उस टाइम पे कमेंट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ cout इज यूज टू प्रिंट गिवन लाइन टू द कंसोल, ठीक है, ये मैंने कमेंट लिखी है। तो दोस्तों आप लोग cout स्टेटमेंट के आगे भी कमेंट लिख सकते हैं, तो इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला है, सिंपली हमारा कंपाइलर इसे इग्नोर कर देगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा कि कमेंट किस प्रकार से वर्क करती है। अब दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा डेटा टाइप्स के बारे में। दोस्तों हमें मान लेते हैं मार्क स्टोर करने हैं, तो दोस्तों हमारे मार्क जो है जनरली इंटीजर होते हैं, तो दोस्तों हमें उस टाइप पे इंटीजर डेटा टाइप लगेगा। अगर हमें मान लेते हैं वेट स्टोर करना है, दोस्तों वेट हमारा पॉइंट में हो सकता है, ठीक है, 50 kgs और कुछ ग्राम्स हो सकता है ऊपर, दोस्तों उस टाइम पे हमें फ्लोट डेटा टाइप लगेगा। दोस्तों इस तरह के डेटा को स्टोर करने के लिए हमें जो है कंटेनर्स की जरूरत पड़ती है, तो दोस्तों हमारे लैंग्वेज में वो डेटा टाइप हमें प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दोस्तों इससे आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हमारे घर में देखो शुगर स्टोर करने के लिए अलग कंटेनर होता है, ठीक है, हमारा राइस स्टोर करने के लिए अलग कंटेनर होता है, वैसे ही दोस्तों हमारा जो डिफरेंट डेटा होते हैं उनको स्टोर करने के लिए हमारे डेटा टाइप्स होते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, दोस्तों मान लेते हैं मैंने एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है ए, उसमें देखो मैंने 12 वैल्यू असाइन कर दी। दोस्तों यहाँ पे जो ए का डेटा टाइप है वो इंटीजर है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और दोस्तों मान लो अगर मुझे इसे सिंपली प्रिंट करना है, तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, cout ए, और यहाँ पे इसे सिंपली मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो मैं इसे अगर रन करूंगा, ठीक है, मैं सिंपली इसे भी कमेंट आउट कर देता हूँ, और मैं इसे अगर रन करूंगा तो दोस्तों हमारे आउटपुट स्क्रीन पे जो है सिंपली 12 प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा 12 प्रिंट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहूंगा एंडल के बारे में, ठीक है। हमें न्यू लाइन पे अगर हमारा कर्सर लेके जाना है, तो दोस्तों हम यहाँ पे एंडल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में \n का यूज करते थे, उस प्रकार से हम लोग यहाँ पे जो है एंडल का यूज करते हैं। यहाँ पे मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ कि देखो हमारा कर्सर जो है नेक्स्ट लाइन पे चला गया है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने बात करी इंटीजर के बारे में, वैसे मैं यहाँ पे देखो एक फ्लोट नाम से वेरिएबल भी बना सकता हूँ, ठीक है, फ्लोट, ठीक है, वेट मान लेते हैं। हम लोग वेरिएबल का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, जो आपके मन में आए वो लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों सिंपली आपको ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो भी वेरिएबल का नाम है वो आप लोग रिलेवेंट रखो, ठीक है। रिलेवेंट मतलब अगर आपको वेट स्टोर करना है तो आप लोग वेट रखो, ठीक है। आपको अगर मार्क स्टोर करने हैं तो आप लोग इंट num1 की जगह पे आप लोग मार्क स्टोर करो, क्योंकि दोस्तों वो एक रिलेवेंट नाम बन जाता है, जिससे आपको आसानी से समझ में आता है कि इसमें क्या स्टोर है, ठीक है। अब देखो दोस्तों फ्लोट जो है हम लोग डेसिमल नंबर इसमें स्टोर कर सकते हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15.6898, ठीक है, जो भी मैंने लिखा है ये मैंने यहाँ पे लिखा है, और सिंपली मैं क्या करता हूँ दोस्तों, मैं इसे यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। तो देखो मैंने जैसे WEI लिखा, देखो मुझे वेट ऊपर सजेशन आ रहा है। दोस्तों ये सजेशन मुझे क्यों आ रहा है, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन इंस्टॉल करे है, ठीक है। जो मैंने वीडियो आपको रेकमेंड किया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, आपको देखना चाहिए वो, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको भी ये सजेशन बिल्कुल आ रहे होंगे। अगर दोस्तों इसे मैं रन करूंगा तो देखो हमारा जो वेट है वो भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो आप लोग देख सकते हैं 15.6898 ये भी प्रिंट हुआ है, और हमारे देखो ए की वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट हुई है। दोस्तों जैसे हमने देखा इंट है, फ्लोट है, वैसे ही हमारा कैर एक डेटा टाइप होता है, हमारा स्ट्रिंग डेटा टाइप होता है, ठीक है। C++ में स्ट्रिंग एक नया डेटा टाइप होता है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग ए, और उसमें मान लेते हैं मैं अभिषेक नाम स्टोर करता हूँ, ठीक है। अब देखो दोस्तों मैं सिंपली अगर cout ए करूंगा तो हमारा जो है ए वो प्रिंट होना चाहिए। देखते हैं हमारा ए प्रिंट होता है कि नहीं होता। तो मैं सिंपली यहाँ पे सेमीकोलन लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसे रन करता हूँ। अब देखो दोस्तों यहाँ पे गड़बड़ क्या हुई, तो देखो मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है ए, और स्ट्रिंग टाइप का भी वेरिएबल बनाया है ए। दोस्तों आप लोग एक ही प्रोग्राम में दो सेम नाम के वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है। मैं इसका नाम चेंज करता हूँ A1, तो देखो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से चल जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। मैं सिंपली वापस से रन करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे A1 को प्रिंट करना चाहिए
तभी मैं सोचूं मेरी स्ट्रिंग प्रिंट क्यों नहीं हुआ। वापस से मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले हमारा अभिषेक प्रिंट हुआ, फिर 15.6898 प्रिंट हुआ और फिर 12 प्रिंट हुआ। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे सी आउट का ऑर्डर लिखा है उस ऑर्डर में हमारा जो है वो प्रिंट हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने डेटा टाइप समझाते समझाते आपको वेरिएबल भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं वेरिएबल्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया और फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक किया तो देखो हमारा कोड जो है वो अच्छे से फॉर्मेट हो जाएगा। मैं क्लिक करके दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखो हमारा कोड जो है वो एकदम अच्छे से फॉर्मेट हो गया है। अब दोस्तों मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसे कमेंट आउट कर देता हूँ और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब वेरिएबल्स के बारे में। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वेरिएबल्स के बारे में। यहाँ पे मैं एक कमेंट लगा देता हूँ और नीचे आता हूँ। अब देखो दोस्तों इंटीजर जो है हमारा डेटा टाइप है। अब देखो हमें वेरिएबल का नाम जो है वो एप्रोप्रिएट यूज करना है, मैंने लिखा है। ठीक है, अगर मुझे मैथमेटिक्स के मार्क्स स्टोर करने हैं तो दोस्तों मैं वेरिएबल का नाम कुछ इस तरह से बनाऊंगा, मार्क्स। ठीक है, मार्क्स इन मैथ्स। ठीक है, ये एक एप्रोप्रिएट नाम है। और मान लेते हैं मुझे जो मैथ्स में मार्क मिले हैं वो मार्क मिले हैं 75। दोस्तों इसे मैं अगर सी आउट करूंगा तो बेशक ये प्रिंट हो जाएगा, इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पे MIM अगर लिखूंगा तो देखो मुझे मार्क्स इन मैथ्स का सजेशन बिल्कुल अच्छे से मिल रहा है। दोस्तों मैं सिंपली इसे क्या करूंगा, प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो देखो हमारा 75 बिल्कुल प्रिंट हो गया। इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि दोस्तों हमने यहाँ पे इतने सी आउट स्टेटमेंट लगाए हैं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों वेरिएबल्स को लिखने के, ठीक है, वेरिएबल के नाम जो है वो लिखने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, हम लोग जो है यहाँ पे देखो ये जो नोटेशन मैंने लगाया है यहाँ पे, ये कैमल केस नोटेशन होता है। कैमल केस नोटेशन यानी क्या होता है, देखो जो भी स्टार्टिंग का नाम होता है वो हम लोग लोअर केस लिखते हैं और जो भी, ठीक है, नया नाम आता है। ठीक है, देखो अभी ये मार्क्स एक वर्ड है, इन जो है वो हमारा सेकेंड वर्ड है दोस्तों, उसमें मैंने देखो आई को कैपिटल किया है। मैथ्स हमारा थर्ड वर्ड है इसलिए मैंने एम को कैपिटल किया है। दोस्तों ये क्या होता है, ये होता है कैमल केस नोटेशन। ठीक है, इसे हम लोग कैमल केस नोटेशन बोलते हैं। अब देखो दोस्तों वेरिएबल को जो है डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं वो रूल्स भी लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक मल्टीलाइन कमेंट लगा देता हूँ। ठीक है, और उसमें हम लोग यहाँ पे रूल्स लिखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला रूल होता है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव। ठीक है, वेरिएबल्स जो होते हैं हमारे वो केस सेंसिटिव होती है। अब दोस्तों केस सेंसिटिव से मेरा मतलब क्या है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ इंट a असाइन 10 और मैं यहाँ पे अगर लिखूँ इंट कैपिटल A असाइन 20, तो दोस्तों कैपिटल A और स्मॉल a दोनों अलग अलग वेरिएबल है। मैं यहाँ पे आपको ये प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, रन करके आपको दिखा देता हूँ कि दोनों अलग अलग वेरिएबल है। देखो सबसे पहले 10 प्रिंट हुआ और बाद में 20 प्रिंट हुआ। इसका मतलब क्या है, तो दोस्तों कैपिटल A और स्मॉल a दोनों अलग अलग वेरिएबल्स है। ठीक है, अब सेकेंड रूल की मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों हमारा जो सेकेंड रूल है वो क्या है, तो दोस्तों हमारा जो वेरिएबल का नाम है वो हम लोग वेरिएबल नेम कैन बी स्टार्ट विथ लेटर और अंडरस्कोर। ठीक है, हम लोग इन्हीं दो में से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमने नंबर से स्टार्ट किया तो दोस्तों हमारा जो वेरिएबल है उसमें एरर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ। देखो मैं वेरिएबल का नाम अगर मैं लेटर से स्टार्ट करता हूँ, यानी देखो वेरिएबल का नाम मैं मान लेते हैं मैं एक नम लिखता हूँ। ठीक है, वेरिएबल का नाम नम लिखता हूँ तो दोस्तों देखो मुझे कुछ भी एरर नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं वेरिएबल का नाम 0 से लिखना स्टार्ट कर देता हूँ तो दोस्तों इससे मुझे जो है एरर मिलेगा। देखो यहाँ पे मुझे रेड लाइन आ रही है क्योंकि दोस्तों हम लोग वेरिएबल का नाम लेटर या फिर अंडरस्कोर से ही स्टार्ट कर सकते हैं। देखो मैं यहाँ पे अंडरस्कोर लगा के दिखा देता हूँ, हमें कुछ भी एरर नहीं आ रहा। दोस्तों ये हो गया सेकेंड रूल वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। अगर मान लेते हैं सिंपल एग्जांपल, तो दोस्तों हमारा जो पाई होता है, ठीक है, हमारा जो पाई होता है उसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, उसकी वैल्यू होती है 3.142, कुछ आगे होती है बहुत। ठीक है, हमें इतना डीप में नहीं जाना क्योंकि हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे। दोस्तों अब आपको इसे प्रोग्राम में कभी भी चेंज नहीं करना है। तो दोस्तों आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे
कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का यूज करेंगे दोस्तों, आप लोग इसे प्रोग्राम में कभी भी गलती से भी चेंज नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर मैंने इसे चेंज करने की कोशिश की तो दोस्तों मुझे मिलेगा यहाँ पे एरर। ठीक है, देखो जैसे मैं इसे चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ मुझे एरर मिल रहा है, कि बता रहा है देखो कॉन्स्ट, यहाँ पे देखो एक कांस्टेंट वर्ड है, इसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों वैसे मैं अगर बात करूंगा नॉर्मल हमारा जो वेरिएबल होता है, देखो नम की है मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसे वापस से चेंज करना चाहूंगा अंडरस्कोर नम को अगर मैं 20 असाइन करूंगा और अगर मैं अभी सी आउट करूंगा अंडरस्कोर नम को, तो दोस्तों हमारा जो अपडेटेड वर्जन है यानी हमारा जो 20 है वो प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले मैं जो है कांस्टेंट वाले को कमेंट करता हूँ क्योंकि हमें एरर नहीं आना चाहिए। अब मैं इसे रन करूंगा तो दोस्तों अंडरस्कोर नम की वैल्यू देखो हमें 20 प्रिंट होके मिल गई है। क्यों प्रिंट हो गई है? क्योंकि दोस्तों हमने देखो यहाँ पे क्या किया है, तो वैल्यू को हमने अपडेट किया है। लेकिन दोस्तों जैसे मैं यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड लगाता हूँ तो दोस्तों उसके बाद हम लोग उसे अपडेट नहीं कर पाते। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं कि हम लोग यूजर इनपुट किस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, हर एक प्रोग्रामिंग में यूजर इनपुट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है कि हमें यूजर इनपुट किस तरह से लेना है। अब दोस्तों C++ प्रोग्रामिंग में हमें यूजर इनपुट किस तरह से लेना है। अब देखो C प्रोग्रामिंग में हम लोग स्कैनफ की मदद से यूजर इनपुट लेते थे। अब दोस्तों C++ प्रोग्रामिंग में यहाँ पे मैं सबसे पहले कमेंट करके लिख देता हूँ यूजर इनपुट के बारे में, क्योंकि दोस्तों ये कोड आपको देना है मुझे, तो आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमने यहाँ पे कौन सा पॉइंट कवर किया है। अब देखो यूजर इनपुट लेने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक सी आउट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, एंटर। ठीक है, हमें क्या करना है, मान लेते हैं कि हमें एक नंबर का इनपुट लेना है यूजर से, तो मैं सबसे पहले एक इंट नम नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यूजर को एक मैसेज डिस्प्ले करूंगा, एंटर वैल्यू ऑफ अ नंबर। ठीक है, वैल्यू ऑफ नंबर लिखूंगा और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक एंडल भी लगा दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सीन की मदद से इनपुट ले लेंगे जो कि हम लोग नम में स्टोर करेंगे। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज में स्कैनफ की मदद से इनपुट लेते थे, वैसे हम लोग सीन का यूज करते हैं C++ प्रोग्रामिंग में यूजर इनपुट लेने के लिए, और हम लोग सिंपली उसे नम में स्टोर कर देंगे। अब दोस्तों स्टोर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंपली उसे प्रिंट करके देखेंगे कि हमारे नम में क्या वैल्यू स्टोर है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमें एक मैसेज मिलेगा, एंटर वैल्यू ऑफ अ नंबर। ठीक है, इसे थोड़ा ऊपर लेता हूँ। अब दोस्तों वैल्यू ऑफ नंबर में मान लेता हूँ 143 डालता हूँ, और अब अगर मैं इसे एंटर करूंगा तो देखो हमारी 143 वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, आप लोग यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर इज, ठीक है, और यहाँ पे ऐसे इस तरह से करके आपका प्रोग्राम बिल्कुल अच्छे से रन हो जाएगा। मैं रन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग यूजर इनपुट देते हैं, मान लेते हैं इस बार हम लोग 10 डालते हैं, देखो द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर इज 10, ये प्रिंट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग यूजर इनपुट ले सकते हैं। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपको यूजर इनपुट लेके आपको जो है एडिशन वाला प्रोग्राम बनाना है, तो दोस्तों एडिशन वाले प्रोग्राम के लिए हमें 3 वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, num1 num2 जो हम लोग यूजर से इनपुट ले लेंगे, और हमारा जो सम वाला वेरिएबल है उसमें जिसमें हम लोग सम स्टोर कर लेंगे। दोस्तों सबसे पहले देखो एंटर वैल्यू ऑफ नंबर, हम लोग क्या करेंगे, एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर में यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक दूसरा स्टेटमेंट लगाऊंगा, सी आउट एंटर वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर। ठीक है, यहाँ पे भी मैं एक एंडर स्टेटमेंट लगा देता हूँ। यहाँ हम लोग सीन की मदद से क्या करेंगे, यूजर इनपुट ले लेंगे जो कि हम लोग num2 में स्टोर कर लेंगे। अब दोस्तों सम में क्या स्टोर करेंगे, हम लोग num1 प्लस num2 की वैल्यू स्टोर करेंगे, यानी दोनों की एडिशन स्टोर करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग जो है सी आउट क्या करेंगे, दी सम ऑफ 2 नंबर्स इज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोनों की सम क्या है, तो दोनों की सम है सम, और यहाँ पे मैं एक एंड स्टेटमेंट लगा देता हूँ। अब मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यूजर इनपुट की मदद से हमने एडिशन वाला प्रोग्राम बना लिया है। दोस्तों सबसे पहले देखो एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, मैं फर्स्ट नंबर की वैल्यू 10 डालता हूँ। अब वो बोलेगा एंटर वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर, मान लेते हैं मैं 20 डालता हूँ। तो दोस्तों 10 और 20 की सम क्या होती है, 30 होती है। बेसिक मैथमेटिक्स से देखो यहाँ पे हमें 30 आउटपुट मिल रहा है। दोस्तों इस प्रकार आप लोग यूजर इनपुट की मदद से
वैल्यू यूजर से ले सकते हैं और उस पर कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब दोस्तों मैंने सिंपली यहाँ पे जो है वो एडिशन वाला प्रोग्राम बनाया है। आप लोग पूरा कैलकुलेटर बना सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे आपको सिर्फ आइडिया देना था कि यूजर इनपुट हम लोग किस तरह से ले सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बात करना चाहूँगा ऑपरेटर्स इन C++ प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो दोस्तों ऑपरेटर के हमारे पास बहुत सारे टाइप होते हैं। जैसे कि मैं बात करना चाहूँगा एरिथमेटिक ऑपरेटर होता है, जिसमें हमारे जो है एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मॉड्यूलस ऑपरेटर ये सब आते हैं। बाद में आते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर, उसमें आते हैं बिटवाइज एंड, बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर। ठीक है, फिर आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जैसे हमने लॉजिक गेट पढ़ा था 11th-12th में, उसमें होता है लॉजिकल एंड, लॉजिकल और, लॉजिकल एक्सऑर, वो सारे ऑपरेटर यहाँ पे भी आते हैं। दोस्तों सिंपली मैं यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेटर जो है उन पे ऑपरेशन परफॉर्म करके बताता हूँ, और बाकी सारे जो ऑपरेटर है अगर आपने इंटरनेट पे सर्च भी कर लिया तो उनके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इंट ए नाम से वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी सी आउट स्टेटमेंट नहीं लगा रहा हूँ, इंट बी लगाता हूँ, सी इन बी। हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे जो है वो एरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो देखने वाले हैं। तो दोस्तों एरिथमेटिक ऑपरेटर हमारे कौन कौन से होते हैं, मैंने बोला था आपको a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन ये वाले ऑपरेटर होते हैं। तो दोस्तों ये सब मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने एडिशन परफॉर्म किया, यहाँ पे अभी मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करता हूँ। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जो है हम लोग C++ या फिर सी में जो है हम लोग एस्ट्रिक्स का सिंबल यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी हमें चेंज करना पड़ेगा। दोस्तों सिंपली जो है मैं यहाँ पे आपको एरिथमेटिक ऑपरेटर जो है वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बाकी सारे ऑपरेटर जो है आप खुद से एक्सप्लोर कर लेना, बहुत ही सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब मैं इसे रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखो सबसे पहले वो हम लोग a की वैल्यू डालते हैं 4। अब दोस्तों b की वैल्यू हमें वो पूछ रहा है, तो b की वैल्यू मैं मान लेता हूँ 2 डालता हूँ। तो दोस्तों देखो a प्लस बी की वैल्यू, ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक स्पेस भी देना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे मैं स्पेस दे देता हूँ और इसे वापस से रन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चिपक के ये प्रिंट हुआ है इसलिए अच्छा नहीं दिख रहा, तो मैं सिंपली यहाँ पे इसे वापस से रन करता हूँ। ठीक है, और अभी यहाँ पे वापस से मैं 4 और 2 डालता हूँ। तो देखो a प्लस बी यानी 4 प्लस 2 की वैल्यू देखो हमें 6 प्रिंट होके मिल गई है। यहाँ पे देखो a माइनस बी की वैल्यू देखो 4 माइनस 2 की वैल्यू 2 प्रिंट होके मिल गई। 4 इंटू 2 8 होता है, 8 प्रिंट हुआ है। 4 डिवाइडेड बाई 2 क्या होता है, 2 होता है। तो दोस्तों हमें 2 प्रिंट होके मिल गया है। दोस्तों ये हो गए हमारे एरिथमेटिक ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर, इनके बारे में आप खुद से एक्सप्लोर कर लेना, बहुत ही सिंपल है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करना चाहूँगा इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है, तो दोस्तों इफ एल्स स्टेटमेंट होते क्या है, तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग अगर ध्यान से देखो तो इफ और एल्स इससे हमें पता क्या चलता है। तो देखो इफ अगर हमारी कंडीशन जो है वो अगर ट्रू ही तो हम लोग कुछ काम करेंगे, एल्स मतलब अगर वो कंडीशन फॉल्स हुई तो हम लोग दूसरा काम करेंगे। ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। हम वोट कब कर सकते हैं, जब हमारी जो एज है वो 18 या फिर ग्रेटर देन 18 होती है तब कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंपली उसका ही एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इफ में हमारा जो एज वाला वेरिएबल है वो हम लोग पास करेंगे और वहाँ पे कंडीशन चेक करेंगे कि एज अगर हमारी ग्रेटर देन 18 है तब तो हम लोग वोट कर सकते हैं, लेकिन अगर एज हमारी 18 से कम है तो दोस्तों हम लोग वोट नहीं कर सकते। अगर आपको ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो कोई बात नहीं, जब मैं यहाँ पे कोड करूँगा तब आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं एक एज नाम से वेरिएबल बनाता हूँ, जिसमें मैं क्या करूँगा, यूज़र से इनपुट ले लूँगा। तो दोस्तों मैं यूज़र से बोलूँगा एंटर, सिंपली मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर यूर एज। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यूज़र से बोलेंगे कि भाई आपका एज यहाँ पे डालो। तो दोस्तों यहाँ पे यूज़र जो है अपना एज डालेगा, कैसे डालेगा, तो दोस्तों हम लोग सीन की मदद से उससे इनपुट ले लेंगे। ठीक है, एज को हम लोग सीन से इनपुट ले लेंगे। अब दोस्तों हमारा एज आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे मुझे स्निपेट मिल रहा है, कोड स्निपेट। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देखो इफ
और हमें देखो यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ कंडीशन यहाँ पे डाल देनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कंडीशन लिखता हूँ, अगर हमारी एज जो है ग्रेटर दैन इक्वल टू 18 है, मतलब क्या, तो दोस्तों हमारी एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सी आउट करेंगे यू कैन वोट। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि आप लोग वोट कर सकते हैं। ठीक है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि आपकी एज ग्रेटर दैन 18 है। और यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स, अगर नहीं है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यू कैन नॉट वोट, मतलब आपकी एज अभी 18 पूरी नहीं हुई है तो आप लोग वोट नहीं कर सकते। दोस्तों सिंपली मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो हमारा प्रोग्राम रन हो रहा है। सबसे पहले वो हमें एज पूछेगा, तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे 15 एज डाल देता हूँ। दोस्तों देखो यहाँ पे प्रिंट क्या हुआ, यू कैनॉट वोट, यानी आपकी एज 18 या फिर 18 से ज़्यादा नहीं है, इसलिए आप लोग वोट नहीं कर सकते। मैं वापस रन करता हूँ, यहाँ पे मैं 20 डालता हूँ, तो दोस्तों यहाँ पे आ रहा है यू कैन वोट। दोस्तों इस प्रकार से हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट वर्क करता है। ठीक है, आप लोग जितने मन चाहे उतने इफ एल्स लगा सकते हैं। ठीक है, इफ के अंदर आप लोग इफ एल्स लगा सकते हैं, उसे हम लोग नेस्टेड बोलते हैं। ठीक है, नेस्टिंग बोलते हैं इफ एल्स की, या फिर आप लोग इफ एल्स इफ ऐसे कितने भी लगा सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं इफ एल्स लैडर। यहाँ पे मैं आपको वो करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ इफ एज इज लेस देन 0। ठीक है, अगर हमारी एज किसी ने 0 से कम डाल दी दोस्तों वो तो इनवैलिड एज हो जाएगी। तो दोस्तों मैं सी आउट करूंगा यहाँ पे इनवैलिड एज। ठीक है, 0 से कम किसकी एज होती है क्या, निगेटिव एज हो सकती है, नहीं हो सकती। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे प्रिंट क्या करेंगे, इनवैलिड एज प्रिंट करेंगे। और दोस्तों यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा एल्स इफ, जैसे मैंने आपको बोला था कि हम लोग एल्स इफ का लैडर बना सकते हैं इफ एल्स का। तो दोस्तों देखो इफ एज अगर हमारी 0 से कम है तो हम लोग इनवैलिड एज प्रिंट करेंगे। अगर हमारी एज ग्रेटर दैन 18 है फिर तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, यू कैन वोट प्रिंट करेंगे। और अगर नहीं है तो हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, यू कैनॉट वोट प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों मैं सिंपली इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, निगेटिव डालता हूँ। ठीक है, निगेटिव 50 डालता हूँ, तो दोस्तों इनवैलिड एज प्रिंट होके मिल गया। और यहाँ पे वापस से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं 18 एज डालता हूँ। ठीक है, तो देखो यू कैन वोट आ रहा है। अब मैं वापस से रन करता हूँ और यहाँ पे 12 डालता हूँ, तो देखो यू कैनॉट वोट आ रहा है। तो दोस्तों हमारा प्रोग्राम जो है बिल्कुल सही रन हो रहा है। तो दोस्तों ये हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट के बारे में। आप लोग इसके साथ भी खेल सकते हैं, जितने मन चाहे आप लोग इफ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं। दोस्तों मैं इसे भी कमेंट आउट करता हूँ और चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब दोस्तों आप लोग बोल सकते हैं कि मैंने जो ये कमेंट लगाया वो कैसे लगाया। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी पार्ट आपको कमेंट करना है उसे सिलेक्ट कर लेना है और अपना जो कीबोर्ड है उसमें कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश दबा देना है, तो दोस्तों वो कमेंट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लूप्स की। दोस्तों लूप्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। प्राइमरीली हमारे जो लूप होते हैं वो होते हैं व्हाइल लूप, दूसरा होता है डू व्हाइल लूप। ठीक है, और जो तीसरा लूप होता है वो हमारा होता है फॉर लूप। तो दोस्तों ये हमारे 3 टाइप के लूप होते हैं प्राइमरीली। तो दोस्तों एक एक करके हम लोग इन्हें देखते हैं। तो दोस्तों किसी भी वर्क को, ठीक है, हम लोग लूप की मदद से कितनी आसानी से कर सकते हैं मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि मुझे जो है ना, मुझे फर्स्ट 20 जो है नंबर होते हैं हमारे नेचुरल नंबर वो प्रिंट करने हैं। तो दोस्तों मैं क्या करूँगा, देखो इंट ए नाम से वेरिएबल बनाऊंगा जिसमें मैं वैल्यू असाइन करूँगा 1। ठीक है, और हम लोग क्या करेंगे, देखो व्हाइल ए इज लेस देन इक्वल टू 20। ठीक है, यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ती है व्हाइल लूप में, और हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे क्या करना है, सिंपली 20 तक मुझे नंबर प्रिंट करना है, इसलिए मैं सी आउट करूँगा। और यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें ए को इंक्रीमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अगर देखो हमने इंक्रीमेंट किया तभी हमारा ए 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा। अगर हमने इंक्रीमेंट नहीं किया तो दोस्तों हमारा जो प्रोग्राम है वो इनफाइनाइट लूप में चला जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इसे रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो 1 से लेके हमारे 20 तक हमारे सारे नंबर प्रिंट हो गए। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग यहाँ पे कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, ये लूप वर्क कैसे करता है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखो ए की वैल्यू 1 है,
दोस्तों यहाँ पे लूप में आते समय वो कंडीशन चेक करता है a इज लेस दैन 20। अब देखो दोस्तों हमारी a की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 इज लेस दैन 20। कंडीशन जो है हमारी ट्रू है, तो दोस्तों उस समय वो लूप में चला जाता है और ये a को प्रिंट कर देता है। अब दोस्तों बाद में a प्लस प्लस होता है। दोस्तों a प्लस प्लस मतलब यानी a में हम लोग 1 ऐड कर देते हैं, तो दोस्तों a की वैल्यू अब हो जाती है 2। तो दोस्तों फिर से एक कंडीशन चेक होती है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 20। कंडीशन फिर से ट्रू है, तो दोस्तों वो लूप में चला जाता है। ऐसा दोस्तों 20 तक होता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही हमारी a की वैल्यू जो है 21 हो जाती है, तो दोस्तों 21 इज लेस देन इक्वल टू 20 ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, और दोस्तों उसी समय हमारा लूप जो है वो ब्रेक हो जाता है और हमारा प्रोग्राम एंड हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से हमारा जो है व्हाइल लूप वर्क करता है। अब दोस्तों सेम जो मैंने यहाँ पे 1 से लेके 20 तक नंबर प्रिंट करे हैं, वो मैं आपको डू व्हाइल लूप की मदद से प्रिंट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है वो आपको यहाँ पे इजीली समझ में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे देखो डू और व्हाइल, मैंने सिर्फ यहाँ पे देखो क्या किया, यहाँ पे मैंने देखो सिर्फ डू लिखा, तो दोस्तों मुझे मेरे VS कोड ने यहाँ पे सजेशन दिया है, कोड स्निपेट दिया है, उस पर मैं अगर एंटर करूँगा तो देखो मुझे ये मिल जाएगा। तो दोस्तों सिंपली देखो यहाँ पे सबसे पहले हमें कोड लिखना होता है और बाद में हमारी कंडीशन जो है वो चेक होती है। लेकिन व्हाइल लूप में देखो सबसे पहले कंडीशन चेक होती है और फिर हमारा कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता है। तो दोस्तों सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं एक इंट a नाम से वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सिंपली हम लोग जैसे ऊपर भी a को प्रिंट कर रहे थे वैसे हम लोग यहाँ पे a को प्रिंट करेंगे। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा a जब तक हमारा a जो है लेस दैन 20 है तब तक उसे प्रिंट करो। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे इसे इंक्रीमेंट भी करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे a प्लस प्लस लगा देता हूँ। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पे भी इंक्रीमेंट नहीं किया तो ये लूप भी इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। अब देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू करना था, मैं यहाँ पे लेस दैन इक्वल टू करता हूँ और वापस से इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ। तो देखो हमारा कोड कुछ इस प्रकार से है, मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा जो व्हाइल लूप से आउटपुट आ रहा था, देखो सेम आउटपुट मेरा डू व्हाइल लूप से आ रहा है। लेकिन दोस्तों दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोस्तों व्हाइल लूप जो है वो सबसे पहले कंडीशन चेक करता है और फिर जो हमारा कोड है वो एग्जीक्यूट करता है। लेकिन दोस्तों डू व्हाइल लूप वैसे नहीं करता, सबसे पहले देखो हमारा जो है वो कोड एग्जीक्यूट करता है और बाद में कंडीशन चेक करता है। तो दोस्तों इससे फर्क क्या पड़ता है, यहाँ पे मैंने कंडीशन जो है वो अगर गलत भी लगा दी, मान लो a की वैल्यू 1 है और मैं यहाँ पे कंडीशन क्या लगाता हूँ, a की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 20 है तब हमारा लूप चलना चाहिए। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखो कंडीशन तो हमारी फॉल्स है, लेकिन तभी भी हमारा लूप जो है वो एक टाइम चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि दोस्तों डू व्हाइल लूप में क्या होता है कि सबसे पहले लूप का जो कोड है वो चलता है और बाद में कंडीशन चेक होती है। इसलिए दोस्तों डू व्हाइल लूप जो है वो मिनिमम एक टाइम चलता ही चलता है। ठीक है, रन्स एट लीस्ट 1 टाइम। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि हमारा जो डू व्हाइल लूप है वो कम से कम एक बार चलता ही चलता है। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तो चलेगा ही चलेगा, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन हमारी कंडीशन अगर फॉल्स भी है तभी भी वो एक बार चलता है। अब दोस्तों बात करते हैं फॉर लूप के बारे में। दोस्तों फॉर लूप जो है वो बहुत ही वाइडली यूज होने वाला लूप है। अब इसे किस तरह से हम लोग लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि सिंटैक्स आखिर फॉर लूप का होता क्या है। तो दोस्तों मैं सिंपली अगर यहाँ पे फॉर लिखूंगा तो देखो VS कोड मुझे कोड स्निपेट दे रहा है। दोस्तों सबसे पहले जो यहाँ पे हमारा जो है वो 3 टाइप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले जो 3 पार्ट होते हैं उसमें के जो पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, तो दोस्तों इनिशियलाइजेशन होता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में होता है इनिशियलाइजेशन, सेकेंड पार्ट में जो है वो कंडीशन चेक होती है और दोस्तों थर्ड पार्ट में जो है क्या होता है तो इंक्रीमेंट होती है। तो दोस्तों जो हम लोग व्हाइल और डू व्हाइल लूप में कर रहे थे सेम हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पे देखो ये है इनिशियलाइजेशन, यहाँ पे जो है वो क्या हो रहा है तो कंडीशन चेक हो रही है और दोस्तों यहाँ पे जो है इंक्रीमेंट हो रहा है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि जो भी लूप होते हैं वो सेम ही टाइप के होते हैं, लेकिन दोस्तों हमें
सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा लूप यूज करना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहाँ पे int i इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहाँ पे मैं 1 कर देता हूँ क्योंकि हम लोग 1 से नंबर प्रिंट करना चाहते हैं। देखो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। अब देखो यहाँ पे हम लोग कंडीशन लिखेंगे i इज लेस देन इक्वल टू 20, जो हम लोग कंडीशन ऊपर लिखते आ रहे हैं वही मैंने यहाँ पे लिखी है। और देखो यहाँ पे i प्लस प्लस यानी इंक्रीमेंट हो गया। दोस्तों यहाँ पे मुझे कोड क्या लिखना है, तो सी आउट i, और यहाँ पे सिंपली क्या करना है, हैंडल करना है। दोस्तों ये हमारा लूप जो है वो कंप्लीट हो गया। इसे रन करके मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों देखो वही काम ये फॉर लूप भी कर रहा है, 1 से लेकर 20 तक नंबर प्रिंट कर रहा है। अब देखते हैं कि इसका एग्जीक्यूशन आखिर किस तरह से होता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो है वो इनिशियलाइजेशन होता है i को। दोस्तों i की वैल्यू जो है 1 इनिशियलाइज हो गई। फिर वो कंडीशन चेक करता है, कंडीशन जैसे ही ट्रू हो जाती है वो प्रिंट कर देता है और बाद में इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कंडीशन जैसे ही चेक होती है तो वो लूप के अंदर चला जाता है। जो भी कोड हम लोग लिखेंगे वो प्रिंट होगा और उसके बाद में i की वैल्यू जो है इंक्रीमेंट हो जाएगी। दोस्तों इस प्रकार से हमारे तीनों लूप वर्क करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि हमारे जो लूप्स है वो किस तरह से वर्क करते हैं। दोस्तों हमने बहुत सारा इम्पोर्टेंट पॉइंट अब तक कवर कर लिया है। दोस्तों अब मैं बात करना चाहूँगा फंक्शंस के बारे में। दोस्तों किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शंस ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, क्योंकि दोस्तों हमें कुछ ऐसे टास्क होते हैं जो हम लोग बार बार परफॉर्म करते हैं और हमें उसका कोड हमें बार बार लिखना पड़ता है। लेकिन दोस्तों फंक्शन की मदद से हम लोग वो कोड एक बार लिख सकते हैं और बार बार यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों इससे मेरा क्या मतलब है ये मैं आपको अभी यहाँ पे समझा देता हूँ। उससे पहले दोस्तों जब हमने हमारा कोर्स स्टार्ट किया था तो दोस्तों मैंने क्या बोला था कि जो हमारा इंट मेन फंक्शन होता है, ठीक है, इंट मेन जो मैंने लिखा है वो भी एक फंक्शन ही होता है। दोस्तों मैंने ये भी बोला था कि इंट मेन से ही हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। दोस्तों इंट मेन ये हमारा एक इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है जिसके बिना हमारा प्रोग्राम रन ही नहीं हो सकता। अगर हमारे प्रोग्राम में मेन फंक्शन नहीं है दोस्तों हमारा प्रोग्राम रन नहीं हो सकता। अब दोस्तों यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगा कि हमारा फंक्शन जो है उसका सिंटैक्स किस प्रकार से होता है। दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, तो दोस्तों फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। अब दोस्तों हमारा रिटर्न टाइप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, हमारा रिटर्न टाइप वॉइड हो सकता है, हमारा रिटर्न टाइप इंट हो सकता है, हमारा रिटर्न टाइप कैर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों सबसे पहले हमें देखो यहाँ पे रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है। रिटर्न टाइप के बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है। और दोस्तों अगर हमारा फंक्शन कुछ आर्गुमेंट लेता है तो दोस्तों वो हमें यहाँ पे लिखने पड़ते हैं। अब दोस्तों आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी चिंता मत करना क्योंकि मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, अब दोस्तों मान लेते हैं कि मुझे 2 नंबर की एडिशन करनी थी। दोस्तों 2 नंबर की एडिशन करने के लिए मैंने देखो ये वाला प्रोग्राम यहाँ पे बनाया था। सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ से। ये जो मैंने लिखा है इसे मैं करता हूँ कॉपी और यहाँ पे नीचे जाकर उसे कर दूंगा मैं पेस्ट, क्योंकि दोस्तों इसकी मदद से मैं आपको समझाने वाला हूँ। दोस्तों जैसे मैंने यहाँ पे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम बनाया था, अगर मान लो मुझे फिर से 2 नंबर को ऐड करना पड़े दोस्तों मैं क्या फिर से इसका प्रोग्राम बनाते बैठूंगा, नहीं बनाऊंगा। तो दोस्तों मैं क्या करूंगा, सिंपली फंक्शन कॉल करूंगा, जो हमारा फंक्शन है वो हमें उसकी सम रिटर्न कर देगा। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ये तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या करूंगा, यूजर इनपुट की मदद से हम लोग 2 वैल्यूज को इनपुट ले रहे हैं, इतना तो आपको क्लियर है। अब मैं यहाँ पे वो क्या करूंगा, सम वाला जो है वो फंक्शन बनाऊंगा। तो दोस्तों हमारा फंक्शन क्या रिटर्न करने वाला है, उनकी सम रिटर्न करने वाला है। अगर मैंने 2 इंटीजर दे दिए, यानी मान लो कि मैंने 5 और 10 ये 2 वैल्यूज दे दी, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा दोस्तों, 15 आएगा। 15 क्या है, तो एक इंटीजर है। तो दोस्तों हमारा फंक्शन भी इंटीजर रिटर्न करेगा। उसका नाम मैं रखता हूँ सम, ठीक है, आप लोग फंक्शन का नाम कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने सम लिखा। अब दोस्तों हमारा फंक्शन देखो यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया, रिटर्न टाइप लिखा, फंक्शन नेम लिखा। अब दोस्तों बात आती है आर्गुमेंट की। दोस्तों हमारा फंक्शन क्या क्या आर्गुमेंट लेगा,
अब देखो 2 नंबर की हमें एडिशन करनी है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा फंक्शन 2 इंटीजर आर्गुमेंट लेगा। तो दोस्तों मैंने 2 इंटीजर आर्गुमेंट ले लिए और सिंपली मुझे क्या करना है, तो इनका एडिशन परफॉर्म करना है। तो दोस्तों एडिशन के लिए हमें एक थर्ड वाला वेरिएबल लगता है। तो दोस्तों मैं इंट जेड नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ और हम लोग क्या करेंगे, जेड असाइन एक्स प्लस वाई, हम लोग ऐसे ही एडिशन करते थे, ठीक है। और सिंपली हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न जेड कर देंगे। अब दोस्तों ये रिटर्न स्टेटमेंट क्या करता है, हमने जहाँ पे भी फंक्शन कॉल किया है वहाँ पे हमारी वैल्यू, सम की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देता है। अब दोस्तों हमें ये फंक्शन को यूज़ करने के लिए यहाँ पे उसे कॉल भी करना पड़ेगा। दोस्तों मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सी आउट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, ठीक है। सी आउट स्टेटमेंट लगा देता हूँ, द सम ऑफ 2 नंबर्स इज, और जो हमारा फंक्शन रिटर्न करेगा सिंपली मैं उसे यहाँ पे प्रिंट कर दूंगा। दोस्तों हमें यहाँ पे सबसे पहले जो फंक्शन है उसे कॉल करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं सम वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल करता हूँ, जिसमें हम लोग num1 और num2 जो है वो हम लोग आर्गुमेंट पास करेंगे, ठीक है। num2 एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे और यहाँ पे मैं एक एंडल भी लगा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है। दोस्तों सबसे पहले वो बोलेगा कि एंटर वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर, तो दोस्तों मैं 10 वैल्यू डालता हूँ। अब वो बोलेगा एंटर वैल्यू ऑफ सेकेंड नंबर, तो मैं सेकेंड डालता हूँ 20। दोस्तों 10 + 20 कितना होता है, 30 होता है। तो देखते हैं हमारी सम क्या आ रही, तो देखो 30 आ रही है। अब मैं वापस से इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। जितनी मर्जी चाहे उतनी बार आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। मैं डालता हूँ यहाँ पे अभी 190, ठीक है। दूसरे जो है उसका डालता हूँ 50, तो देखो 240 सम आनी चाहिए, बिल्कुल सही। तो दोस्तों इस तरह से आपको जितने चाहे आप लोग फंक्शन बना सकते हैं, उतना आप लोग सिंपली उसे कॉल कर देंगे। तो दोस्तों आपका फंक्शन जो है वो रन हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों फंक्शन में मैंने जो आर्गुमेंट पास किया है, ठीक है, देखो यहाँ पे जो num1 पास किया है वो यहाँ के x में असाइन हो जाएगा और यहाँ पे जो num2 पास किया है वो यहाँ के y में असाइन हो जाएगा। यानी देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो दोस्तों x में जो भी मैं वैल्यू यूजर से इनपुट लूंगा, मान लेते हैं मैंने 10 लिया तो दोस्तों x में 10 चला जाएगा, और y में मान लेते हैं मैंने 20 लिया तो y में 20 चला जाएगा। और दोस्तों सम करते वक्त क्या होगा, यहाँ पे होगा 10 + 20 जो कि होता है 30, और इस तरह से हमारा जो रिटर्न जेड स्टेटमेंट है वो 30 रिटर्न कर देगा, ठीक है। रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले 10 डालूंगा, फिर 20 डालूंगा और देखो सम हमारी 30 रिटर्न हो गई। दोस्तों इस प्रकार से आपको जो भी चाहिए उसका आप लोग फंक्शन बना सकते हैं। मैंने सिंपली आपको एडिशन वाला बना के दिखाया है, आप लोग मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जिस चीज़ का चाहिए उस चीज़ का आप लोग फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपका काम जो है फंक्शन बहुत आसानी से कर देता है, और दोस्तों फंक्शन बहुत ही वाइडली यूज होते हैं, ठीक है। जहाँ पे भी आपका कोड रिपीट हो रहा है, आपको ऐसे लग रहा है, वहाँ पे आपको फंक्शन बना लेने चाहिए। दोस्तों ये हो गया फंक्शन के बारे में। अब मैं बात करना चाहता हूँ एरेज के बारे में, ठीक है। अब दोस्तों एरेज होते क्या है, दोस्तों मान लो अगर आपको 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग 5 वेरिएबल बनाओगे, ठीक है। num1 नाम से एक वेरिएबल बनाओगे या फिर 5 मार्क्स वाले वेरिएबल बनाओगे, marks1, marks2, ऐसे करके आप लोग 5 वेरिएबल्स बनाओगे और उसमें 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर कर लोगे। लेकिन दोस्तों वहीं पे मैं अगर बात करूं कि भाई आपको स्टोर करने हैं 500 स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो आप लोग 500 वेरिएबल बनाओगे? नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? अगर दोस्तों आप लोग 500 वेरिएबल बनाओगे तो दोस्तों आपका कोड कितना लेंथी दिखेगा और आप लोग खुद को कितनी बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। आप इरिटेट हो जाओगे कि भाई कितने वेरिएबल्स और किसके मार्क्स कौन से है ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। दोस्तों उसकी जगह पे हमें हेल्प करने आता है हमारा एरे। दोस्तों एरे में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दोस्तों हम लोग एरे में कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। सिमिलर डेटा टाइप से मेरा मतलब क्या है, दोस्तों आपको मार्क्स स्टोर करने हैं तो दोस्तों सिर्फ आप लोग मार्क्स ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आपने अगर इंटीजर टाइप का एरे बनाया तो दोस्तों आप लोग सिर्फ उसमें इंटीजर ही स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने कैरेक्टर टाइप का एरे बनाया तो दोस्तों आप लोग सिर्फ उसमें कैरेक्टर ही स्टोर कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका एरे होता है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आपको
करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों सिंटैक्स कुछ सिंपल ही होता है। आपको जिस भी टाइप का एरे एलिमेंट रखने हैं यानी इंटीजर एलिमेंट रखने हैं, तो दोस्तों एरे भी आपको इंटीजर टाइप का बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप लोग कुछ भी नाम ले सकते हैं, मैं सिंपली ARR नाम देता हूँ। और दोस्तों सिंपली क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको उसका साइज स्पेसिफाई करना होता है। मान लो मुझे 5 स्टूडेंट के मार्क्स स्टोर करने हैं, तो दोस्तों मैं यहाँ पे साइज 5 स्पेसिफाई कर दूंगा और सेमीकोलन लगा दूंगा। दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारा जो एरे है उसका डिक्लेरेशन हो जाएगा। अब दोस्तों बात आती है कि हम लोग एरे में एलिमेंट स्टोर कैसे करेंगे। दोस्तों हम लोग एरे में इस तरह से इंडेक्स की मदद से भी एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं और हम लोग फॉर लूप की मदद से भी यहाँ पे एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। दोस्तों इंडेक्स की मदद से मैं यहाँ पे आपको एक स्टोर भी करके दिखाता हूँ कि हमारा जो एरे ARR ऑफ 0 है उसमें हमने स्टोर करना है 60 स्टोर करना है। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट स्टूडेंट है उसे 60 मार्क्स मिले हैं। ठीक है, ये बात हमेशा ध्यान में रखो। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, इंडेक्सिंग इन एरे जनरली इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विथ 0। ठीक है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग इंडेक्सिंग जो है 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 बेस्ड इंडेक्सिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 0 से हमारा फर्स्ट एलिमेंट 0 पे हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है और साइज -1 पे हमारा लास्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, यानी हमारा जो ARR ऑफ 4 होगा वो हमारा लास्ट एलिमेंट होगा। तो हमने क्या किया है, ARR 0 मैंने असाइन कर लिया। अगर देखो मैं इसे प्रिंट करना चाहूँ तो इसे मैं प्रिंट भी कर सकता हूँ। सिंपली मैं ARR 0 लिखूंगा और यहाँ पे देखो ये प्रिंट हो जाएगा। मैं यहाँ पे रन भी करके आपको दिखा देता हूँ। देखो 60 वैल्यू हमारी प्रिंट हो गई। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था कि हम लोग फॉर लूप की मदद से भी इसमें वैल्यू डाल सकते हैं। तो दोस्तों हम लोग फॉर लूप की मदद से किस तरह से वैल्यू डाल सकते हैं ये मैं आपको यही अभी यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे फॉर लूप लगा देना है। इंट i = 0 से लेके n तक लगा देना है। और आपको क्या कर देना है, तो दोस्तों आपको वैल्यू इनपुट लेनी है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सीन लगाएंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग एक सी आउट स्टेटमेंट लगाते हैं कि वैल्यू ऑफ एन एरे। ठीक है, एरे की ith वैल्यू एंटर करो। इससे मेरा मतलब क्या है, देखो जब i की वैल्यू 0 होगी तो दोस्तों वो बोलेगा एंटर 0th वैल्यू ऑफ एरे। जब i की वैल्यू जो है वो 1 हो जाएगी तो दोस्तों वो बोलेगा एंटर 1 फर्स्ट वैल्यू ऑफ एरे। अब दोस्तों एरे की साइज देखो हमने 5 स्पेसिफाई की है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5 लिखा है। और हम लोग क्या करेंगे, सीन लिखेंगे और ARR ऑफ i लिखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इससे हमारा जो है वो इनपुट आ जाएगा। अब दोस्तों इनपुट लेने के बाद हमें इसे प्रिंट भी करना है। तो दोस्तों हम लोग इसे प्रिंट कैसे करेंगे, तो दूसरा फॉर लूप लगाएंगे। इंट i = 0, i < 5 क्योंकि हमारे 5 एलिमेंट है। और हम लोग सी आउट करेंगे, सिंपली हम लोग सी आउट क्या करेंगे, ARR ऑफ i, जो भी हमारे ith इंडेक्स पे एलिमेंट होगा उसे हम लोग सिंपली प्रिंट कर देंगे। तो दोस्तों मैं इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ कि हमारा आउटपुट कैसे आ रहा है। दोस्तों एंटर 0 वैल्यू ऑफ एन एरे, मतलब दोस्तों हमारी फर्स्ट वैल्यू डालने के लिए बोल रहा है, मैं 10 डालता हूँ। एंटर फर्स्ट वैल्यू 20, 30, 40 और यहाँ पे वो लास्ट वैल्यू लेगा। और देखो हमारा एरे जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो गया, 10, 20, 30, 40, 50 यही वैल्यूज हमने डाली थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और वो हमारे एरे के एलिमेंट हमने प्रिंट भी कर लिए। अब दोस्तों मैंने बोला था कि हमारा जो लास्ट एलिमेंट होता है वो ARR ऑफ साइज -1 पे होता है। तो दोस्तों यहाँ पे एरे की साइज है 5। अगर मैं देखो ARR ऑफ साइज -1, 5 - 1 कितना होता है, 4 होता है। अगर मैं ARR ऑफ 4 को प्रिंट करूंगा दोस्तों हमारा जो है वो लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट होके मिल जाएगा। ये मैं आपको करके भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एंडर स्टेटमेंट लगा देता हूँ। ठीक है, इसलिए नई लाइन पे हमारा जो है वो लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले इसे रन करते हैं, जो हमने वैल्यू डाले थे वो फिर से डालते हैं 50। और देखो दोस्तों 10, 20, 30, 40, 50 ये किस वजह से प्रिंट हुआ, यहाँ पे देखो हमने ये फॉर लूप की मदद से सारे एरे के एलिमेंट को प्रिंट किया है। और दोस्तों ARR ऑफ 4, जैसे मैंने बोला था कि हमारा लास्ट एलिमेंट साइज -1 पे स्टोर होता है। देखो हमारा लास्ट एलिमेंट क्या है, 50 है। दोस्तों देखो 50 प्रिंट हो गया। तो दोस्तों इस तरह से हमने वेरीफाई भी कर लिया कि 0th एलिमेंट जो है वो हमारा एरे का फर्स्ट एलिमेंट होता है और
n-1 यानी साइज -1 जो होता है वो हमारा एरे का लास्ट एलिमेंट होता है। दोस्तों इस तरह से आप लोग इंटीजर टाइप का, जैसे मैंने यहाँ पे एरे बनाया है, आप लोग फ्लोट का एरे बना सकते हैं, आप लोग कैरेक्टर का एरे बना सकते हैं, जिस चीज का चाहिए उस चीज का आप लोग एरे बना सकते हैं। ठीक है, कंडीशन क्या है? तो दोस्तों कंडीशन सिर्फ इतनी है कि हमारा जो है वो एरे के एलिमेंट सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। अगर आपने इंटीजर टाइप का एरे बनाया है तो आप लोग सिर्फ उसमें इंटीजर एलिमेंट ही ऐड कर सकते हैं, बस इतनी ही कंडीशन है। बाकी आपको बहुत ही फायदा देता है एरे। जब आप लोग प्रोग्रामिंग में जैसे जैसे आप लोग आगे बढ़ोगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि एरे आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अब मैं बात करना चाहूँगा स्ट्रिंग्स इन C++ प्रोग्रामिंग। दोस्तों स्ट्रिंग्स ये एक डेटा टाइप जो है वो हमें C++ प्रोवाइड करता है, जो कि हमें C में देखने को नहीं मिलता था। दोस्तों स्ट्रिंग्स ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा टाइप है C++ प्रोग्रामिंग का। तो चलिए इसे एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो आपको एक स्ट्रिंग बना के दिखाता हूँ। ठीक है, स्ट्रिंग नेम नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैं ठीक है अभिषेक ये नाम असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अभी मैं अगर cout नेम करूँगा तो बेशक अभिषेक प्रिंट हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, मैं रन करके भी आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ पे अभिषेक प्रिंट हुआ। अब दोस्तों स्ट्रिंग जो है वो हमें कुछ इनबिल्ट फंक्शन प्रोवाइड करता है। दोस्तों वो फंक्शन यूज करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ती है, जो कि मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ। हमें लिखना पड़ेगा #include और यहाँ पे स्ट्रिंग को हमें इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे नीचे आते हैं और दोस्तों जो भी हमने वेरिएबल बनाया है हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रिंग के कुछ फंक्शन यहाँ पे यूज करके देख लेते हैं। तो दोस्तों मैंने जो वेरिएबल बनाया है नेम, मैं क्या करूँगा, सिंपली वो वेरिएबल लिखूंगा और डॉट लगाऊंगा। जैसे ही मैं डॉट लगाता हूँ तो देखो यहाँ पे कितने सारे फंक्शन यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। दोस्तों इसमें का मैं आपको फंक्शन बताता हूँ, लेंथ। ठीक है, str.length या फिर जो भी वेरिएबल आपने बनाया है स्ट्रिंग का वो डॉट लेंथ आप लगाओगे और अगर उसे प्रिंट करोगे तो दोस्तों जो भी हमारी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ यहाँ पे प्रिंट होके मिल जाएगी। तो दोस्तों हमें पता है, देखो ये अभिषेक जो स्ट्रिंग है उसमें 8 लेटर्स है, 8 कैरेक्टर्स है, तो दोस्तों यहाँ पे देखो 8 प्रिंट हो गया। वैसे ही मैं बात करूँ दूसरे फंक्शन की, तो देखो यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि हमें सबस्ट्रिंग हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगर हमें सबस्ट्रिंग निकालनी है किसी भी स्ट्रिंग की तो दोस्तों यहाँ पे substr नाम से एक फंक्शन होता है। इसमें हमें क्या पास करना होता है, तो दोस्तों कहाँ से हमें बिगिन करना है। तो दोस्तों मैं मान लो स्टार्टिंग से ही बिगिन करना चाहता हूँ और कितने लेंथ का मुझे सबस्ट्रिंग चाहिए, तो मान लेते हैं मुझे 2 लेंथ का सबस्ट्रिंग चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे 2 पास कर देता हूँ और अभी से रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखो अभिषेक प्रिंट हुआ पहले cout की वजह से, नेक्स्ट वाले cout की वजह से देखो लेंथ प्रिंट हुई और दोस्तों substr फंक्शन की वजह से देखो यहाँ पे ab प्रिंट हुआ। अभी मैं अगर यहाँ पे ऐड करूँगा और अभी से मैं रन करूँगा तो दोस्तों यहाँ पे देखो अभिषेक प्रिंट हुआ, क्योंकि दोस्तों मैंने स्टार्टिंग कहाँ से करी है, एकदम बिगिनिंग से। और देखो 8 कैरेक्टर हमने लिए हैं तो दोस्तों पूरी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। अगर देखो यहाँ पे मैं अगर 4 से स्टार्ट करूँगा और देखते हैं फिर हमारा आउटपुट क्या आता है, तो देखो लास्ट के 4 कैरेक्टर जो है वो प्रिंट हो गए। दोस्तों इस प्रकार से जो है स्ट्रिंग के फंक्शन वर्क करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फंक्शन मिल जाएंगे, आप लोग खुद से इन्हें एक्सप्लोर कर लेना, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल फंक्शन है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये ज़रूर कर लेने हैं। अब दोस्तों मैं बढ़ता हूँ हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है पॉइंटर्स इन C++। तो दोस्तों C और C++ का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो माना जाता है वो है पॉइंटर्स। तो दोस्तों पॉइंटर को हमें एकदम अच्छे से कर लेना है, क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये बहुत सारी जगह पे यूज होता है। दोस्तों अब ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसलिए आप इसे एकदम अच्छे से ध्यान लगा के सुनना। मैं जो भी बताता हूँ वो अगर अपने अच्छे से सुन लिया, वो अगर अपने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लिया, दोस्तों आपका पॉइंटर का कॉन्सेप्ट जो है वो हमेशा हमेशा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों मैं क्या करता हूँ, देखो सिंपली यहाँ पे एक इंटीजर वेरिएबल बनाता हूँ a नाम से, जिसमें कि मैं 10 वैल्यू असाइन कर देता हूँ।
ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया है, एक a नाम से वेरिएबल बनाया है जो कि है इंटीजर टाइप का, और जिसमें मैंने 10 वैल्यू जो है असाइन कर ली है। तो दोस्तों मैंने क्या किया है, यहाँ पे देखो int स्टार ptr बनाया है। तो दोस्तों ये आखिर मैंने किया क्या है, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात ये है कि देखो हमारा वेरिएबल कौन से टाइप का है, इंटीजर टाइप का है। तो दोस्तों हमारा जो पॉइंटर होने वाला है वो भी इंटीजर टाइप का होने वाला है। दोस्तों किसी भी वेरिएबल को अगर आपको पॉइंटर बनाना है तो दोस्तों उससे पहले आपको ये स्टार लगाना जरूरी है। तो हमने क्या किया है, ptr नाम से एक पॉइंटर बना लिया है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारा पॉइंटर है वो स्टोर क्या करता है, तो दोस्तों हमारे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, तो दोस्तों मैं क्या स्टोर करूंगा, देखो असाइन एड्रेस ऑफ ए। ठीक है, ये जो मैंने लगाया है एम्परसेंड वाला ऑपरेटर, ठीक है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो मैंने लगाया है ये वाला ऑपरेटर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एड्रेस ऑफ बोलते हैं। ठीक है, एड्रेस ऑफ या फिर एम्परसेंड बोलते हैं। तो दोस्तों वो क्या करता है, हमारा एड्रेस स्टोर करता है, कौन, पॉइंटर। तो दोस्तों मैंने देखो यहाँ पे ये दो स्टेटमेंट में मैंने क्या किया है, तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है ए जिसमें मैंने 10 वैल्यू असाइन करी है। दूसरी लाइन पे मैंने क्या किया है, एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया है जिसमें मैंने ए का एड्रेस असाइन कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो हम इनकी मदद से क्या क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मुझे ए को प्रिंट करना है। तो दोस्तों मैं ए को प्रिंट कैसे करूंगा, दोस्तों आप लोग बोलोगे कि भाई तू सी आउट ए एंडल कर देगा तो हमारी ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। बेशक प्रिंट हो जाएगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अब दोस्तों मैं आपको एक दूसरा तरीका बताता हूँ ए की वैल्यू को प्रिंट करने का, पॉइंटर की मदद से। जी हाँ, हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे देखो ptr हमारा क्या कर रहा है, तो ए का एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो दोस्तों हमने वो एड्रेस पे स्टोर वैल्यू को एक्सेस कर लिया, इसका मतलब हमने 10 को एक्सेस कर लिया। दोस्तों हम लोग वो वाले एड्रेस पे स्टोर वैल्यू को एक्सेस किस प्रकार कर सकते हैं, तो दोस्तों इस प्रकार से कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है, स्टार लगाना होता है और जो भी हमने एड्रेस लिखा है वो हमें यहाँ पे देना होता है, जो भी हमारा पॉइंटर है उसका नाम हमें यहाँ पे लिखना होता है। तो दोस्तों मैंने पॉइंटर लिखा ptr। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये जो मैंने यहाँ पे स्टार लगाया है इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डी रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, जो उस एड्रेस पे स्टोर हमें वैल्यू रिटर्न कर देता है, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, डी रेफरेंस ऑपरेटर बोलते हैं, या फिर हम लोग इसे बोलते हैं और वैल्यू एट ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, वैल्यू एट ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, वो एड्रेस पे स्टोर हमें वैल्यू दे देता है, इसलिए हम लोग उसे क्या बोलते हैं, वैल्यू एट ऑपरेटर। ठीक है, मैं भी इसे भी आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों दोनों तरीके से हमारा जो है 10-10 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, अब देखो दोस्तों मुझे क्या करना है, मैं अगर सिंपली ptr को प्रिंट करूंगा तो क्या होगा। ठीक है, ये भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। अगर मैंने सिर्फ ptr को प्रिंट किया तो क्या होगा। अब देखो दोस्तों रन करने से पहले मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ptr स्टोर क्या कर रहा है, तो एड्रेस स्टोर कर रहा है। तो दोस्तों हमें पता है हमारा जो एड्रेस है वो कुछ हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो देखो दोस्तों ये एड्रेस प्रिंट होके मिल गया। अब देखो दोस्तों आप लोग बोलोगे कि भाई जैसे हम लोग वैल्यू दो तरीके से प्रिंट कर सकते हैं वैसे हम लोग एड्रेस भी दो तरीके से प्रिंट कर सकते हैं क्या। मैं बोलूंगा जी हाँ, क्यों नहीं कर सकते। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सी आउट, मैं अगर एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करूंगा तो दोस्तों वो भी तो ptr ही है, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ptr में ए का एड्रेस असाइन किया है, यानी दोस्तों जो वैल्यू एड्रेस ऑफ ए में है वही वैल्यू ptr ए में है। ठीक है, ptr में है। ठीक है, इसका मतलब मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो a की वैल्यू 10 है और मैं यहाँ पे नीचे क्या लिख रहा हूँ, इंट b असाइन a कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है दोस्तों, जो वैल्यू a में स्टोर है वो वैल्यू b में चली जाएगी। तो दोस्तों सिमिलरली यहाँ पे देखो मैंने जो एड्रेस ऑफ a है मैंने ptr में असाइन किया है। दोस्तों मैं अगर ptr को प्रिंट करूँ या फिर एड्रेस ऑफ a को प्रिंट करूँ, दोनों सेम ही तो बात है। तो मैं रन करके आपको दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों दोनों तरीके से जो है हमारे एड्रेस ही प्रिंट हो रहा है। दोस्तों इस प्रकार से आप लोग पॉइंटर की मदद से आप लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंटर का सिर्फ इतना ही यूज नहीं है, आप बहुत सारी जगह पे पॉइंटर यूज करते हुए देखोगे। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो गया या फिर एरे खुद ब खुद जो है वो पॉइंटर को यूज करता है।
अब देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है, तो मैंने इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया है। ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको एक दूसरा एग्जांपल भी देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, ये वाला जो कोड है सिंपली मैं क्या करता हूँ, इसे एक बार फिर से रेप्लिकेट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे इंटीजर पे परफॉर्म किया है, हम सारे ऑपरेशन फ्लोट पे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। हम लोग इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया था, अब हम लोग फ्लोट टाइप का पॉइंटर बनाएंगे, ठीक है। सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। यहाँ पे मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैं चेंज क्या क्या कर रहा हूँ, देखो जहाँ पे मेरा इंड था वहाँ पे मैंने फ्लोट किया। अब दोस्तों हमारा वेरिएबल फ्लोट टाइप का है, तो हमारा पॉइंटर भी फ्लोट बनाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे भी फ्लोट कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू असाइन भी कर देता हूँ, ठीक है। 1 2 3 4 मान लेते हैं, कुछ तो वैल्यू असाइन कर दी। बस इतना सा ही चेंज करना था और हमारा कोड रेडी है। मैं रन करके दिखा देता हूँ। देखो ये वाले काउट स्टेटमेंट से हमारी ए की वैल्यू प्रिंट हो गई, ये वाली नो डाउट। स्टार पीटीआर यानी हमने क्या किया, डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज किया या फिर वैल्यू एट ऑपरेटर का यूज किया। जो भी उस एड्रेस पे स्टोर वैल्यू है वो हमें मिल गई। अब दोस्तों नीचे वाले दो स्टेटमेंट से हमें क्या मिला, तो दोस्तों हमें एड्रेस मिल गया। तो दोस्तों ये हो गया पॉइंटर्स के बारे में। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि पॉइंटर्स किस प्रकार से वर्क करता है। दोस्तों हमने लगभग सारा बेसिक C++ का कवर कर लिया है। तो आपको क्या करना है, सिंपली पहले ये वीडियो पूरा अच्छे से देख लेना है ध्यान लगा के, और फिर ये खुद आपको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। ये कोड तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा, तो आपको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको कहीं भी कुछ भी दिक्कत हो रही होगी तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। अब दोस्तों पॉइंटर जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अगर आपको उसमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी तो कोई बात नहीं है। मैंने पॉइंटर्स के ऊपर 2 अच्छे वीडियोस बनाए हैं, एकदम अच्छे से उसमें मैंने एक्सप्लेन करा है। तो दोस्तों मैं उसकी लिंक ऊपर आई बटन में छोड़ दूंगा, तो आप लोग वो भी रेफर कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो नीचे लिंक है, हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि हम लोग वहाँ पे एकदम बढ़िया बढ़िया पोस्ट डालते रहते हैं। साथ ही साथ हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जिसमें हम लोग बढ़िया कंटेंट डालते हैं। तो अगर आपने हमें वहाँ पे भी ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और बात करता हूँ हमारे चैनल के बारे में, दोस्तों ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोस हम लोग लाते ही रहेंगे, तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब दोस्तों C++ में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा जो कि जल्दी ही आएगा। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी वो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों इसके बाद वाला जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग सारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्लासेस, ऑब्जेक्ट, ये सब कवर करने वाले हैं। दोस्तों जो भी आपके दोस्त C++ प्रोग्रामिंग पढ़ना चाहते हैं उनके साथ ये वाली प्लेलिस्ट को जरूर से शेयर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।